नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकुला में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय करेंगे। यहाँ पे एक जो वर्ड आया है ज्यामिति, ज्यामिति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। और जियोमेट्री ज्यामिति जो दो वर्ड से मिलके बना है, यूनानी भाषा में ये दो वर्ड से मिलके बना है। जियो का मतलब है अर्थ, धरती, भूमि, और मेट्री का मतलब है मापन। तो स्टार्टिंग में जियोमेट्री जो है अधिकतर किसके? धरती के मापन के लिए प्रयुक्त किया गया। आज ये गणित विषय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शाखा बन चुकी है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में इसका बहुत अत्यधिक प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी सभ्यता रही हो, चाहे वो मिस्र की हो, बेबीलोन की हो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो भारत की सभ्यता मानी जाती है, यूनानी सभ्यता है, इनका सभ्यता है, इन सभी में ज्यामिति का बहुत प्रयोग हुआ है। जैसे कि मिस्र में नील नदी है। नील नदी में जब भी बाढ़ आती थी तो उसके आसपास के जितने भी खेत होते थे वो बह जाते थे, और उनके जो स्वामी होते थे उनको अपनी ज़मीन को दोबारा से फिर उनकी बाउंड्री, क्योंकि वो बहने के कारण उनकी बाउंड्री जो थी वो ख़त्म हो जाती थी, उनको दोबारा से वो बाउंड्री बनानी पड़ती थी। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब उन्होंने इस ज्योमेट्री के नियम बना लिए उसके बाद उनके लिए उनका जो क्षेत्रफल था, कहाँ से करनी है, बड़े आसानी से वो अपने क्षेत्रफल को कैलकुलेट करके उसी हिसाब से अपनी जो ज़मीन है उनकी बाउंड्री दोबारा से बना लेते थे। हम अगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें 3000 साल पहले की जो हमारी सभ्यता है, उसमें भी ज्योमेट्री का बहुत ही अत्यधिक प्रयोग हुआ मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अगर शहर आपने सोशल स्टडी में पढ़े होंगे, बहुत ही विकसित जो शहर माने जाते हैं। उनकी जो गलियां थी वो उनमें पानी की व्यवस्था थी, जो सड़कें थी वो पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल कट करती थी, 90 डिग्री के ऊपर कट करती थी। उनकी जो ईंटें थी वो हमेशा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उनका 4:2:1 का अनुपात रहता था हमेशा। तो ये सभी किससे संभव हुआ था? ज्योमेट्री से। इन्होंने जो अन्नागार थे या स्नानागार थे वो सभी किससे प्रभावित थे? हमारी ज्योमेट्री से प्रभावित थे। मतलब कि जो पुरानी सभ्यता थी उनको इस ज्योमेट्री का पता था, लेकिन उस समय सिर्फ व्यवहार के रूप में ही इसको प्रयोग किया जाता था, व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग होता था। यूनानी सभ्यता में इस बात पर बल दिया गया कि जो ये रचनाएं हैं ये किस प्रकार हो जाती हैं, उनकी निगमन, कथन, उनकी जो अभिरुचि थी वो उनको सत्यता किस तरह से ये सत्य हैं उनके जांचने में हुई थी। सबसे पहला प्रूफ की अगर हम बात करें, प्रूफ वो एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दिया था, और उन्होंने जो पहला प्रूफ दिया था कि किसी वृत्त को उसका जो व्यास है वो 2 बराबर भागों में बांटता है। ये सबसे पहले थेल्स ने पहला प्रूफ, जो ज्ञात प्रूफ मिलता है गणित में, वो थेल्स के द्वारा दिया मिलता है कि किसी वृत्त का जो व्यास है वो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। इन्होंने पहला प्रूफ दिया था। इसके बाद थेल्स के जो शिष्य थे पाइथागोरस, इनके भी हमने प्रूफ पढ़े हैं, और अन्य जो शिष्य थे उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं हमें। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि बुक के अंदर, किसी पुस्तक के अंदर उनको संकलित करने का जो काम था वो किसने किया था? वो किया था यूक्लिड ने। यूक्लिड ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था एलिमेंट्स में, इसमें 13 अध्याय हैं। उन्होंने जो भी उनको ज्ञात नियम थे, जो भी प्रूफ थे, जितने भी सारे उसके चारों तरफ किसी भी देश से संबंधित, उन्होंने उनको एकत्रित किया और अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में लिखा। तो
इसमें 13 अध्याय हैं और हर एक अध्याय को एक पुस्तक के रूप में हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्हीं को जांचना है, इन्हीं को हमने पढ़ना है। यूक्लिड की जो ज्यामिति है, यहाँ पे इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं, अभिगृत दी हैं, अभिधारणाएं दी हैं। हम उनके बारे में ही अभी स्टडी करेंगे। यूक्लिड के समय के जितने भी गणितज्ञ थे, उन्होंने अपने आसपास के परिवेश को देखकर एक मॉडल सोचा जिसमें बिंदु, रेखाएं, पृष्ठ इत्यादि की जो उन्होंने परिभाषाएं थी वो विकसित की। एक ठोस, आसपास की जो ठोस वस्तुएं थी वो आकाश से या दूसरे भाग से उनको क्या करती थी, अलग करती थी। ठोस का एक आकार होता है, माप होता है, उनकी कुछ परिसीमाएं पृष्ठ होती हैं, पृष्ठों की कोई लंबाई या चौड़ाई, मोटाई, पृष्ठों की मोटाई नहीं होती। इसके बाद इनके जो पृष्ठ हैं ये वक्र हो सकते हैं या सीधी रेखा में हो सकते हैं। रेखाओं के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं। इस तरह की परिभाषाएं उन्होंने दी। यूक्लिड ने अपनी पुस्तक के पहले भाग में लगभग 23 परिभाषाएं दी। उनमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ पे हैं। पहली परिभाषा क्या है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु, ये बिंदु है, इसका कोई भाग नहीं होता, मतलब ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी कुछ नहीं होती। ये बिंदु की परिभाषा दी गई। दूसरा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अगर हम रेखा की बात करें तो ये चौड़ाई रहित, इसकी कोई चौड़ाई नहीं मापते, केवल क्या होती है, लंबाई होती है। तीसरी परिभाषा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अगर हम ये सिरा लें और ये सिरा लें तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, दोनों क्या हैं, ये बिंदु हैं। एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो समपर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ पे भी बिंदु है, ये बिंदु है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं। तो एक जो रेखा है वो समपर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक है, बिंदुओं से मिलके ही बनी हुई है, बिंदुओं से मिलके ही ये हमारी क्या बनती है, रेखा बनती है। इसके बाद एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ इस तरह का, जैसे हम अपने स्लेट की बात करें, कॉपी के पेज की बात करें या इस बोर्ड की बात करें, हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक पृष्ठ कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। अगर हम पृष्ठ के किनारों की बात करें, ये किनारा, ये क्या होगी, एक रेखा होगी, ये किनारा रेखा होगी, ये किनारा रेखा होगी, ये किनारा क्या है, रेखा है। तो पृष्ठ के किनारे क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ, जो ये है समतल पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ है जो समपर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये रेखा है, अगर हम ऐसे करें तो ये सभी जो पृष्ठ है वो क्या है, इन रेखाओं के ऊपर ही तो सपाट रूप से क्या है, स्थित है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें ठोस से हमारे पास क्या होगा, पृष्ठ आएगा, पृष्ठ से हमारे पास रेखाएं होंगी, रेखाएं से किस पे आएंगे हम, बिंदु पे। यूनानी गणितज्ञों ने इसी को लेकर ये परिभाषाएं दी। ठोस, जब भी हम एक से दूसरे के ऊपर जाते हैं तो हम एक विमा डायमेंशन छोड़ देते हैं। ठोस की 3 होती हैं, 3 विमाएं होती हैं। पृष्ठ की कितनी होंगी, लंबाई और चौड़ाई 2 विमाएं होंगी। इसके बाद रेखा की केवल हमने क्या बताया कि लंबाई है, तो इसकी केवल एक ही विमा है। और इसके बाद बिंदु की कोई भी विमा नहीं है। उन्होंने बोला था बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो जैसे जैसे हम ठोस से बिंदु की तरफ जाते हैं तो एक डायमेंशन को हम छोड़ देते हैं, एक विमा को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये थी कुछ परिभाषाएं जो यूक्लिड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट में लिखी। अब इसके बाद हम यूक्लिड द्वारा जो अभिगृत और अभिधारणाएं दी गई उनके बारे में स्टडी करते हैं। यूक्लिड ने जो हमने इससे पहले परिभाषाएं दी, वहाँ पे भी उन परिभाषाओं को भी और आगे समझने की ज़रूरत है। अगर हम जैसे बात करें, एक बिंदु
बिंदु की जो परिभाषा लिखी थी हमने कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग हो, कोई भाग न हो। तो हम यहाँ पे हमें भाग की भी जरूरत होगी कि भाग की परिभाषा भी देने की, भाग क्या होता है। भाग को अगर हम कहें कि वह अक्षेत्र, फिर हमें उस अक्षेत्र की परिभाषा भी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अक्षेत्र के लिए अगर हम कुछ और वर्ड यूज करेंगे तो उससे आगे उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। जैसे हम पृष्ठ के ऊपर बात करें, पृष्ठ की जो परिभाषा दी गई थी, एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई की परिभाषा भी हमें देनी पड़ेगी। तो ये एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। तो उस समय के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कुछ चीज़ों को अपरिभाषित रूप से सत्य मान लिया। यूक्लिड ने उन चीज़ों को अपरिभाषित रूप से सत्य मान लिया और वही चीज़ें उन्होंने दो भागों में बांटी। दो भागों में, एक अभिकृत और एक अभिधारणा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अभिधारणाएं। जो अभिधारणाएं हैं इनका डायरेक्ट रूप से जो संबंध है वो जो ज्योमेट्री से जो संबंधित है, सत्य जो चीज़ें हैं, ज्योमेट्री से संबंधित जो सत्य चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है। लेकिन अभिकृत जो हैं वो पूरे मैथ्स में किसी भी शाखा में सत्य के रूप में प्रयोग में होती है। तो हम यहाँ पे अभिकृत, अभिधारणा इसके बाद में पढ़ेंगे हम, पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी। तो अभिकृत, यूक्लिड के अभिकृत क्या है? सत्य है ये, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मान लीजिए मैंने तीन वस्तुएं ले ली, ए, एक्स और बी। मान लीजिए ए के पास भी 10 रुपये हैं, एक्स के पास भी 10 रुपये हैं, इस पे भी 10 हैं, इस पे भी 10 हैं, इस पे भी 10 हैं। या वस्तुएं ए जो है वो एक्स के बराबर है और बी जो है वो भी एक्स के बराबर है। ए के पास 10, एक्स के पास 10, बी के पास भी 10। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में भी ए जो है वो बी के बराबर होगी। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं आपस में भी परस्पर क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये सत्य हो गया। इसके बाद यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, मान लीजिए ये 10 और 10 बराबर हैं, ठीक है। इनमें अगर हम बराबर, एक 5 जो है वो भी 5 के बराबर है, 10 10 के बराबर है, तो मैंने बराबर में बराबर जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने 5 जोड़ दिया, यहाँ पे भी मैंने 5 जोड़ दिया। तो ये जो बना पूर्ण हमारा क्या आया? 15। ये भी कितना आया? 15 आया। तो बराबर में बराबर जोड़ने पर जो पूर्ण आता वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। ये था हमारा दूसरा अभिकृत। तो सत्य ही, सर्वव्यापी सत्य है। इसके बाद यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ये बराबर आपस में बराबर हैं। और मान लीजिए मैंने बराबर चीज दोनों में से घटा दी, बराबरों में से बराबर अगर घटा दी जाए तो जो शेषफल होता है वो भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा जो तीसरा है ये भी सर्वव्यापी सत्य है। ये हर एक चीज में, चाहे ज्योमेट्री से संबंधित हो या किसी भी भाग में करोगे तो वो सत्य ही रहेगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, संपाती क्या होती हैं? अगर हम एक चीज को दूसरे के ऊपर रखें तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, सारे के सारे पार्ट्स जो उसके हैं होते क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होती हैं। मान लीजिए मैंने एक वृत्त ले लिया और दूसरा भी एक वृत्त ले लिया। अगर मैं इस वृत्त को इसके ऊपर रख देता हूं और ये बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाए, इस वृत्त को रखने पर इसी वृत्त के ऊपर आ जाए तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे? बराबर। और संपाती का मतलब क्या होता है कि इस वृत्त को उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा, एग्जैक्ट उतना ही आ जाए तो वो संपाती होते हैं। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके बाद पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण जो पूरी वैल्यू है वो अपने भाग से बड़ी होती है। मान लीजिए कि रोटी है और रोटी का मैं अगर इतना सा टुकड़ा कर दूं तो ये जो पूर्ण है ये अपने भाग से क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। अगर हम विश्व को पूर्ण ले लें, हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी पूर्ण है, उसमें से अगर हम भारत को बात करें, भारत की बात करें तो भारत क्या होगा? उससे छोटा होगा, मतलब पृथ्वी बड़ी है
तो पूर्ण जो है अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। एक लाइन है, अगर हम ज्योमेट्री में बात करें, ये हो गया लाइन, ये हमारी एक पूर्ण है, इसमें से अगर ये इसका भाग लेते हैं तो पूर्ण जो है अपने भाग से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम 100 हमारा पूर्ण है, 100 में से अगर हम 10 वैल्यू लेते हैं, 10 मान लेते हैं, तो ये जो पूर्ण है ये अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु मतलब बराबर। मान लीजिए एक वस्तु हमारे पास 10 है, ये दोनों एक ही वस्तु हैं क्योंकि बराबर हैं। अगर मैं इनका दुगना करता हूं, ये और ये दुगना करेंगे, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो उनके दुगने क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, तो सर्वव्यापी सत्य है ये। इसके बाद एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब मैं इनके आधे कर दूं, 2 से अगर भाग कर देता हूं तो आधे करोगे, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, तो ये भी आपस में क्या हुए, बराबर हुए। ये हैं हमारे सर्वव्यापी सत्य जो गणित विषय की हर एक शाखा में सत्य के रूप में सत्यापित होते हैं। ये हैं हमारे अभिगृहित। अब हम अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी ज्योमेट्री से संबंधित सत्य है कि अभिधारणाएं जो हमारी ज्योमेट्री से रिलेटेड है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर मैं एक बिंदु यहाँ पे ले लूँ, एक बिंदु यहाँ पे ले लूँ, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए ए है और ये बी है, तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये हमारा सर्वव्यापी सत्य है। यहाँ पे एक अभिगृहित भी आता है जिसको यहाँ पे चैप्टर में अभिगृहित ज्योमेट्री से संबंधित 5.1 है कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये हमारा अभिगृहित 5.1 है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आता है कि दो बिंदुओं से एक सीधी जो रेखा है वो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अगर हम बात करें, एक बिंदु से तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में अगर आप जाएंगे तो केवल यहाँ से भी बहुत सारी खींची जा सकती हैं, लेकिन इन दोनों बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब मान लीजिए ये हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, ये एक शांत है, यहाँ पे शांत है ए और बी तक। अब मैं इसको यहाँ पे मर्जी है मैं कहाँ तक बढ़ाना चाहूँ, इसको आगे कहीं तक अनिश्चित रूप से, और इस तरफ भी हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित कहीं तक भी हम बढ़ा सकते हैं, कम भी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपरिमित रूप से। ठीक है, ये था हमारे पास, ये भी सर्वव्यापी सत्य है। अभिधारणा सेकंड। थर्ड, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र, अब मेरे पास ये बोर्ड है, मैं कहीं पे भी केंद्र, मान लीजिए मैंने यहाँ पे केंद्र मान लिया और मेरी मर्जी है मैं कितनी त्रिज्या ले लूँ, ये लीजिए, इस त्रिज्या से मैंने एक वृत्त की रचना यही होती है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर जितनी भी हमने 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हम त्रिज्या खींच सकते हैं, त्रिज्या से वृत्त खींच सकते हैं। अब यहीं पे इसी को केंद्र मानकर मैं इससे बड़ा भी कर सकता था। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस वृत्त के यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ और यहाँ से मैं ऐसे एक वृत्त की रचना कर सकता हूँ। यहाँ पे इस कोने में भी मैं एक वृत्त की रचना कर सकता हूँ और त्रिज्या मैं कितनी ले सकता हूँ, इससे छोटा भी ले सकता था। तो किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सर्वव्यापी सत्य है, आप कहीं पे भी खींच सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अभिधारणा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। आपने ये समकोण लिया, मान लीजिए ये मेरा P है, Q है, R है, ये हमने समकोण की रचना की, तो ये तो क्या रहेगा, मान
90 डिग्री का रहेगा, चाहे इनकी लेंथ कितनी छोटी हो। और अगर हम बड़ी वैल्यू भी ले लेते हैं, अगर मैं बड़ा भी लूँगा तब भी यहाँ पे जो होगा, मान लीजिए ए बी सी है, तो ये तो हमारे पास समकोण है, 90 डिग्री रहेगा। मतलब समकोण जितने भी होंगे उनका मान क्या होगा, बराबर होगा। सभी समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री छोटा ले लीजिए बड़ा ले लीजिए, हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ। अब पांचवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ध्यान से करना है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाओं पर, मान लीजिए एक मेरे पास रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा मेरे पास ऐसे है, ठीक है, दो रेखाएं सीधी रेखाएं, एक सीधी रेखा इनके ऊपर गिरती है, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, या तो इस ओर या फिर इस ओर, दो अंतःकोण। अब अंतःकोण कौन से होंगे, देखिए जो अंदर वाले हैं ये अंतःकोण हैं या फिर ये वाले अंतःकोण हैं, ये बाह्य कोण कहलाते हैं, ये हमारे अंतःकोण। ये हम 6 चैप्टर में लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण में हम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो अंतःकोण रेखा के एक ही ओर, या तो हमारे पास मान लीजिए ये एक और दो कोण है या फिर 3 और 4 हैं। तो इस रेखा के अंतःकोण एक ही ओर 1 2 मिलेंगे, इस तरफ मिलेंगे 2 3 और 4 मिलेंगे। एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम होता है। दो समकोण मतलब 90 प्लस 90, दो समकोण का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। जब आप मेजरमेंट करेंगे, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोण 1 और कोण 2 जो है वो 180 से कम हुआ, 1 और 2 90 डिग्री से छोटा हमें लग रहा है न्यून कोण है, यहां से देखने से ही पता चल रहा है ये न्यून कोण है, ये हमारा अधिक कोण है। तो जिस ओर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री से कम है, इस तरफ इन रेखाओं को बढ़ा दीजिए, इस तरफ कम है तो इन रेखाओं को बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दिया हमने, इसको बढ़ा दिया, तो अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्या होंगी, उस ओर मिलेंगी, काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। फिर समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि एक सीधी रेखा दो अन्य रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर अंतःकोण, 1 और 2 अंतःकोण हो गए, 3 और 4 का जो जोड़ होगा ना वो 180 से ज्यादा है, तो 1 और 2 इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम है, 1 + 2 180 से कम है। तो इन रेखाओं को इसी तरफ अगर आप बढ़ाओगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, डेफिनेटली काटेंगी। अगर ये 180 हो, अगर ये 180 हो, इनका जोड़ जो है वो 180 हो, तो आप इनको जितना मर्जी इधर इधर, क्योंकि इधर भी फिर 180 रहेगा, इनको बढ़ा लीजिए, ये हमें क्या देंगी, समानांतर रेखाओं की परिभाषाएं दे देंगी, क्योंकि दो ही हैं, या तो 180 से कम होगा या 180 से ज़्यादा होगा या 180 के बराबर होगा। अगर 180 से कम है तो इधर काटने पर क्या करेंगी, इधर बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी, इधर करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। लेकिन अगर इन दोनों का कोण का योग 180 है तो वो समानांतर रूप से, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, आप उनको कहीं तक भी लेके जाएंगे वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, उनका जोड़ जो रहेगा वो कितना रहेगा, 180 रहेगा। ये थी हमारी यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो हमने परिभाषाएं, अभिगृत और अभिधारणाएं पढ़ी हैं। चलिए यहाँ पे एक प्रमेय 5.1 है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। 5.1 थ्योरम 5.1 क्या कहती है, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। मान लीजिए हमारे पास माना L और M दो रेखाएं हैं, हमारे पास L और M दो रेखाएं हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है कि उभयनिष्ठ जो बिंदु होगा एक ही होगा। मान लेते हैं
मान लेते हैं कि दो बिंदु P व Q उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है। हमने ये मान लिया कि L और M दोनों रेखाओं पर P और Q जो हैं वो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, मतलब वो L पे भी हैं और M पे भी हैं। P और Q L पे भी हैं और M पे भी हैं। अब P व Q से देखिए दो अलग अलग बिंदु हैं। अगर ये अलग अलग बिंदु हैं P व Q से दो रेखाएं L और M, क्योंकि उभयनिष्ठ हैं उन पे L व M गुजरती है। अगर वो उभयनिष्ठ हैं, P जो है L पे भी होगा M पे भी होगा, Q जो है L पे भी होगा और M पे भी होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ हो गया। तो P व Q से दो रेखाएं L व M गुजरती हैं, लेकिन यह अभिगृहित 5.1 के विरुद्ध है, जो जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से केवल कितनी रेखाएं? एक। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है, केवल एक रेखा गुजर सकती है। ये हमारे पास L हो गई, दूसरा हमारे पास M हो गई। तो इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है केवल या तो P हो या फिर Q हो, या फिर P व Q, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं, यहाँ P व Q एक ही बिंदु हैं, P और Q दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। ये थी हमारी थ्योरम 5.1, प्रमेय 5.1। इस वीडियो में हमने यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय इंट्रोडक्शन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए